हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। सो जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले कल यानी 29 जून 2023 को एचपीटेट मेडिकल वालों का पेपर कंडक्ट करवाया गया है और इसमें इस सेशन में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जो भी केमिस्ट्री सेक्शन से आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं उन्हें जो है वो हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा, अच्छा स्कोर आप कर रहे होंगे। और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस आए थे एचपीटेट में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं अपनी यूट्यूब क्लासेस के ऊपर के बीच में करवा चुकी हूँ। आप उन वीडियोस को भी एक बार चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 और हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज। देखो सिंपल सा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं था, एक सिंपल फॉर्मूला के बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है। एंड वी ऑल नो दैट कि जब भी हमारे पास एक हेक्सेन रिंग होती है विदाउट द डबल बॉन्ड्स तो हम उसे क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। एंड हियर इज द स्ट्रक्चर, सो यू कैन से दैट 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन कितनी होगी हमारे पास 6, और यहां से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो इस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि क्या आंसर है इसका, C6H12 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आंसर कह सकती हूँ कि क्या था हमारे पास, दैट इज ऑप्शन बी। और अगर मैं C6H14 की बात करूं, सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपल अ हेक्सेन स्ट्रक्चर लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन्स जब लगाओगे तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो कि कितनी हाइड्रोजन्स हमारे पास हुई हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C6H14। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट C6H8, so here is the structure of C6H8, जिसे क्या कहा जाता है, साइक्लोहेक्साडाइईन जो है वो उसे कहा जाता है। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द C6H10, तो उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। सो इसे किस नाम से बुलाया जाता है, दैट इज साइक्लोहेक्सीन जो है वो इसे कहा जाता है। अब यहाँ पे साइक्लोहेक्साडाइईन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या थे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे और वैसे भी यहाँ पे क्या है, 8 ही हाइड्रोजन हैं, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपके पास C6H10, तो यहाँ पे आप देख लो एक ही डबल बॉन्ड आएगा तो वो आपका आ गया। सो इसका नाम क्या था आपके पास, साइक्लोहेक्सीन जो है वो इसे कहा जाता है। ठीक, सो सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज थे, ना ही IUPAC नेमिंग पूछी गई है, कॉमन नेम के ऊपर जो है वो आपका एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ move to the next question and here is the direct question that is based upon the functional group। direct functional group के बारे में पूछा है। the functional group in ester is, कि कौन सा functional group जो है वो ester में present होता है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं then CHO किसका है हमारे पास, ये जो है वो एल्डिहाइड्स का है। ठीक, और अगर मैं COOH की बात करूं सो दिस इज व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, ये सभी को चीजें पता है। नेक्स्ट है COOR, तो यहाँ पे जब आपके पास एक एल्काइल ग्रुप देखने को मिलता है तो हम इसे क्या कहते हैं, एस्टर्स कहते हैं। इनकी कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल जो है वो इनकी आपको देखने को मिलती है और फ्रेग्रेंस भी इनसे बहुत अच्छी आती है। एंड C डबल बॉन्ड O है तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज व्हाट, कीटोनिक ग्रुप जो है वो इसे कहा जाएगा। So according to the question the right answer is what, that is option C। so option C किसका फॉर्मूला है, that is ester का जो है वो functional group है। so here the right answer is what, that is option C। सो आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। अ कंपाउंड मोस्ट ऑफन फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ एन अल्कोहल एंड एन एसिड with the elimination of water it contains the functional group C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे इस तरीके की चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। ये स्पेशल जो है वो अल्कोहल और एसिड के केस में आपके पास प्रेजेंट होंगी, बट हम सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपके पास सही आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन C। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
the molecular weight difference between two consecutive homologous membrane is। अब देखो homologous membrane का मतलब क्या है कि आपके पास जो molecular formula है वो सेम रहता है, लेकिन वहां पे आपके पास जो डिफरेंस आता है वो CH2 ग्रुप में आता है। ठीक है, मतलब एक ही फैमिली से क्या होंगी, आपकी स्पीशीज होंगी, लेकिन जब आप उनको अरेंज करोगे तो सिर्फ एक CH2 मॉलिक्यूल के हिसाब से वो क्या करेंगी, डिफर करेंगी। तो यहाँ पे CH2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे होंगे 12 इसके और यहाँ पे होंगे 2 इसके, तो दैट मीन्स कि 14 नंबर जो है इतने मॉलिक्यूलर वेट से वहां पे चीजें क्या करेंगी, डिफर करेंगी। सो दैट इज व्हाई हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या है, एक सही आंसर है। I hope that this thing is clear to all of you. And what is homologous series? So it is the collection of compounds with the same journal formula। जैसे मैंने कहा कि सेम ही कैटेगरी की स्पीशीज होंगी आपके पास, डिफर कहाँ पे होगा, सिर्फ CH2 फॉर्म में, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में, चेन लेंथ में आपको CH2 ग्रुप से वहां पे चीजें डिफर होती हुई देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे क्या होता है, फिक्स सेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं that results in the chemical and the physical properties that are comparable. So these are about the homologous series. Let's see the example. For example, you have alkanes. We know that जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, alkanes कहते हैं। Having the journal formula CnH2n+2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मीथेन है। अब ये सारे के सारे अल्केन्स है ना, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, CH2 ग्रुप में आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे CH4 था, मीथेन था ना यहाँ पे, अगर मुझे इसमें से माइनस करना है CH2 को, तो मैं पहले इसको क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, 2 से। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, C2H8। अब कर दो CH2 यहाँ से माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 माइनस करना है ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H6 जो है वो हमारे पास देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से यहाँ पे क्या होंगी, चीजें एग्जिस्ट करेंगी। क्लियर। सो यू कैन से दैट मीथेन था CH4, देन क्या हो गया C2H6, देन क्या हो गया C3H8। सो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे चीजें क्या होंगी, एग्जिस्ट होंगी। सो यू कैन से दैट कि दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर हैपेंड देयर। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास इथीन का। सो एल्कीन्स में क्या था, CnH2n था आपके पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अल्कोहल्स में OH होता है, CnH2n+1 OH फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक में COOH फंक्शनल ग्रुप आपके पास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके मैंने यहाँ पे ना उल्टा कर दिया था कि C2H6 में से हमने CH2 को माइनस करना था, तो उस वजह से हमारे पास क्या आता है, CH4 आता है। तो मतलब CH2 का डिफरेंस जो है वो आपके पास वहां पे देखने को मिलेगा। क्लियर। और इसी तरीके से अगर मैं आगे चलूं तो हमारे पास क्या है, इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, तो यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस है। सेम मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल है हमारे पास। तो व्हाट यू कैन रिमेंबर कि जो होमोलोगस सीरीज है वहां पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपका सेम ही रहता है। एक टाइप का जो फॉर्मूला आपका चल रहा है, स्पीशीज जो आपकी चल रही है वो सेम ही चलेंगे। अल्केन्स है तो अल्केन्स ही चलेंगे, बस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में वहां पे डिफरेंस आता है और वहां पे जो डिफरेंस है वो CH2 फॉर्मूला के हिसाब से डिफर करता है और वहां पे उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 12+2 दैट इज 14 जो है वो हमें वहां पे देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एंड नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटासिड फॉर द इंडाइजेशन इन ह्यूमंस अगेंस्ट गैस। अब हमें पता है कि जब बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है तो हम किसका यूज करते हैं, एंटासिड का यूज करते हैं। एंटासिड का यूज क्यों किया जाता है, ताकि बॉडी में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके और बॉडी जो है एक प्रॉपर पीएच बैलेंस में आ सके। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो व्हाट इज द की वर्ड इज हियर, ध्यान से देखना है। एक तो हमसे एंटासिड और पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हमारे पास कौन सा नहीं है, सो देखो हम कौन सा एंटासिड यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है, हम सभी को पता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारे पास क्या होता है, जहां पे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। सो दिस इज व्हाट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर।
सो यहाँ पे मतलब कि ऑप्शन ए भी प्रेजेंट है, ऑप्शन सी भी प्रेजेंट है। और अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं तो सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा का यूज भी हम करते हैं। सो ऑप्शन बी इज नॉट द राइट आंसर इज हियर। मतलब कि क्वेश्चन के हिसाब से तो यही आंसर है, बट हाँ NaOH का यूज हम एज अ एंटासिड जो है वो नहीं करते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस हैविंग द pH 14, तो इसलिए इसका यूज जो है वो नहीं किया जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। और आपने ये दवाई भी देखी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो लिखा होता है यहाँ पे कि कौन कौन सी चीजें जो है वो यूज करी जाती हैं। जैसे आप देख सकते हो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सस्पेंशन है ये, एंटासिड और एंटी लिक्विड जो है वो इसे कहा जाता है। सो यहाँ से इस तरीके से चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और एंटासिड्स ऐसी मेडिसिन हैं जो न्यूट्रलाइज करती हैं किसको, एसिड को। अगर बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड क्रिएट हो गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने में ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कॉपर इज kept in open for long a green layer is deposited which has the formula। हम सभी को पता है कि जैसे लोहा होता है ना, तो लोहे को अगर आप बहुत देर तक मॉइस्चर में रखते हो तो उसके ऊपर ब्राउनिश कलर की लेयर आना शुरू हो जाती है। ठीक वहां पे किस वजह से होता है, आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, दैट इज आयरन ऑक्साइड की वजह से वहां पे चीजें देखने को मिलती है, रस्ट की फॉर्मेशन होती है, दैट इज Fe2O3.X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सेम इन द केस ऑफ कॉपर क्या होता है कि आप लंबे टाइम तक अगर एक तांबे के बर्तन में पानी रखते हो तो वहां पे ग्रीन कलर की लेयर की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। तो वो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से टाइप की रिएक्शन होती है और किस चीज की फॉर्मेशन हमें वहां पे देखने को मिलती है। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन सी, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की। और किस तरीके से हम इसे देख सकते हैं, सो यू कैन सी हियर कि जब भी आप कॉपर के बर्तन में क्या रखेंगे, पानी रखेंगे, तो वहां पे क्या है, गैसेस भी एग्जिस्ट करेंगी जिसकी वजह से हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन भी होगी और साथ में कार्बोनेट की फॉर्मेशन भी आपके पास देखने को मिलेगी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉस्फोरस इज जनरली स्टोर्ड इन। अब जो आपका नॉन मेडिकल का एग्जाम हुआ पहले, उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने सिंपल था पूछा था कि वाटर में किस एलिमेंट को रखा जाता है, और यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया कि फॉस्फोरस को हम किस में रखते हैं। तो देखो कैरोसिन ऑयल के अंदर जो है वो किसे रखा जाता है, सोडियम को रखा जाता है वहां पे। ठीक, डीजल और इथेनॉल का हम यूज नहीं करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन। सो यहाँ पे फॉस्फोरस को किसके अंदर रखा जाता है, वाटर के अंदर जो है वो चिल्ड वाटर के अंदर जो है वो इसको स्टोर करके रखा जाता है, बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल आपने इनके एडोट्रॉप्स पढ़े होंगे, दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, एंड वी नो दैट व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस आर वेरी रिएक्टिव एज कंपेयर टू द ब्लैक फॉस्फोरस। और ब्लैक फॉस्फोरस आपका क्या है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, सो इसलिए वो वहां पे चीजों के साथ इतना रिएक्ट नहीं करता है। सो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपके पास, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कुछ फॉस्फोरस के बारे में जानकारी। फॉस्फोरस जो है वो ग्रुप 15 में आता है। ठीक है, ग्रुप 15 है, मतलब कि कौन सी फैमिली है ये हमारे पास, निकोजेंस जो है वो आप इसे कह सकते हो, नाइट्रोजन फैमिली से ये बिलोंग करता है। क्लियर। एटॉमिक नंबर 15 होता है, वेट इसका 30 के अराउंड होता है, और नेम क्या है इसका, फॉस्फोरस है। फिजिकल स्टेट एट 20 डिग्री सेल्सियस हम इसको देख सकते हैं। सो दिस इज द लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉस्फोरस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इसमें से किसके द्वारा शो किया जाता है। सो टिंडल इफेक्ट के बारे में हम सभी को पता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। और क्या होता है कि जैसे मान लो एक घना जंगल है, तो सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें आती हैं तो वो उस मतलब एक टाइट से एरिया से निकल के जो है वो धरती तक आती हैं, क्योंकि ऊपर तो बहुत सारा जंगल है, लीव्स इतने ज्यादा है, तो वो वहां से एक छोटे छोटे छेद से निकल के जो क्या है आपकी लाइट क्रॉस करती है, और एक प्रॉपर वे में डिस्पर्स भी होती है और स्कैटर भी होती है लाइट, और आपको डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए देखने को मिलते हैं। सो दैट इज नॉन एज द व्हाट, टिंडल इफेक्ट जो है वो उसे हम कहते हैं, मतलब हम लाइट को देख पाते हैं उसमें से। तो अगर आपको याद हो तो आपने 3 टाइप के सॉल्यूशंस पढ़े थे, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन,
सस्पेंशन एंड द कोलॉइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, उन्होंने प्रॉपरली चीजों को वहां पे ऑक्यूपाई करके रखा होता है, तो वहां से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है। दैट मीन्स कि ट्रू सॉल्यूशन से तो टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट कोलॉइडल और सस्पेंशन से आप देख सकते हो, क्योंकि वहां पे साइज जो है पार्टिकल्स का वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो लाइट वहां पे क्या हो जाती है, क्रॉस हो जाती है। सो इसी बेसिस पे NaCl सॉल्यूशन, दैट इज अगर नमक के सॉल्यूशन वाला बात करूं तो ये क्या ट्रू सॉल्यूशन है, क्योंकि वो प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे भी प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट है आपके पास मिल्क एंड देन आपके पास वाटर, तो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, कि मिल्क के बीच में जो है वो टिंडल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द कोलॉइडल सॉल्यूशन, दिस इज द सस्पेंशन। सो लाइट बीम जो है वो सॉल्यूशन से पास नहीं करती है, कोलॉइडल सॉल्यूशन से ये पास कर जाती हैं, सस्पेंशन से भी ये पास कर जाती हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे ट्रू सॉल्यूशन क्या है, वाटर है, तो वाटर से इतना लाइट पास नहीं होती है, मिल्क से चीजें पास हो जाएंगी। फ्लोर एंड वाटर मतलब कि अगर आप आटा मैश करते हो तो वहां से भी आपको चीजें जो है वो देखने को मिल सकती थी, मतलब आपको आटा मैश नहीं करना है, सिर्फ आपको वहां पे चीजों को डिसॉल्व भी करना है। अगर आप वहां से लाइट पास करवाओगे तो आसानी से लाइट पास हो जाएगी। सो द टिंडल इफेक्ट क्या है, इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल इन अ कलर और सस्पेंशन। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, कि मिल्क में से, दूध में से आपको क्या है, टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which method is best for separating colors from dye? और ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है और मैंने उस टाइम भी ये बोला था कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि आपने रंग आगे ना जहाँ पे कि कलर्स को अलग करना है, तो वहां पे एक ही मेथड यूज किया जाता है, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। आप क्या करते हो, क्रोमेटोग्राफ वाला पेपर लेते हो, सबसे पहले वहां पे पेंसिल से लाइन लगाते हो, और मैंने उस टाइम भी ये चीज समझाई है, इस टाइप का पेपर होता है, यहाँ पे आप क्या लगाते हो, एक लाइन लगाते हो, ठीक बीच में आप लगाते हो अपना सॉल्यूशन वाला डॉट और साइड पे लगाते हो जो है ओरिजिनल वाले। फिर जब ये प्रॉपरली आप इसको ड्राई कर लेते हो, उसके बाद इसको रखा जाता है कंटेनर में, एंड दैट कंटेनर कंसिस्ट ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन सॉल्यूशन, और इसको इस तरीके से वहां पे टांग के रखा जाता है कि आपका जो पेपर है सिर्फ वो इतना ही डिप होना चाहिए, ये लाइन जो है वो उसमें डिप नहीं होनी चाहिए। एंड आफ्टर 1.5 आवर और आफ्टर 2 आवर्स आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कलर्स जो है वो सेपरेट होते हुए दिखाई देते हैं। सो वी कैन यूज chromatography method for the colors distinguish. So here the right answer is what, that is option B. अगर sublimation की बात करूं तो सभी को इसका पता ही है sublimation क्या होता है, बहुत बार स्टडी कर चुके हैं। जिन भी बच्चों ने YouTube क्लासेस मेरी लगाई हुई हैं, मैंने sublimation के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है कि when solid directly changes to gases without going to the liquid state, वहां पे चीजें क्या होती हैं, sublime होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैम्फर है, नैप्थलीन बॉल्स हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ड्राई आइस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द सब्लिमेशन। सो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करते हैं देन दैट इज नॉन एज द क्रिस्टलाइजेशन। हमने अपने +1 +2 में ये प्रैक्टिकल्स भी किए हैं जहां पे हम पोटैश एलम दैट इज फिटकरी की प्रेपरेशन करते थे और व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन जो है वो हमें वहां पे देखने को मिलती थी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन सी। एंड हियर इज द डायग्राम, यू कैन सी इसी तरीके से जैसे मैंने बताया चीजें जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the mass of 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड? तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने मोल्स होंगे यहाँ पे। सो व्हाट यू हैव टू डू, 10 लो बाहर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू सोडियम का कितना होता है 23, सल्फर कितना हो जाएगा इसका 16 होता है एटॉमिक नंबर 32 प्लस 3 इंटू 16। तो जब आप इन सारे को प्लस करोगे बाद में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर देखने को मिल जाएगा। ये कितना आ गया 46 प्लस 32 प्लस 48। क्लियर, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 126 इंटू 10 कितना आ जाएगा, दैट इज 1260 जो है वो आपके पास डायरेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। सो इजी था, कुछ नहीं था, सिर्फ जितने मोल्स दिए गए थे हमने वो लिखे, सारा का सारा मोलर मास लिखा, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया दैट इज 1260 ग्राम्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Here is the explanation, इसी तरीके से चीजें यहाँ पे करी गई हैं। नेक्स्ट है आपके पास which of the following statement
is not correct about trends when we move from left to right across the periodic table and it is a false statement. So देखो हमें क्या बोला गया है, हमें कहाँ से कहाँ जाना है, लेफ्ट टू कहाँ जाना है, हमने राइट जाना। और जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं उसका मतलब क्या है कि हमें बात करी जा रही है किसकी, अक्रॉस द पीरियड जो है वो बात करी जा रही है। और यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। तो अगर उल्टा ऑप्शन देखो तो वो ये कहता है मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस। तो वो कह रहा है कि जब आप बाएं से दाएं जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट एज वी ऑल नो दैट कि अगर मैं एक जर्नल सा पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो हमें पता है कि इस तरीके से चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इस साइड क्या होता है, एस ब्लॉक, इस साइड क्या होता है, पी ब्लॉक, बीच में क्या होता है, डी ब्लॉक, और इधर क्या होते हैं हमारे पास, एफ ब्लॉक होते हैं। एस में हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे बीच में ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक, और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मेटालिक जब यहाँ पे है तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर वहां पे क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट तो हमारी क्या है, सही है। ऑप्शन में कौन सी पूछी गई है, गलत पूछी गई है, तो मतलब ये आंसर तो नहीं है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो वहां पे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है, रीजन बता दिया, इस साइड मेटल्स है, इस साइड आपके क्या है, नॉन मेटल्स हैं, इस वजह से ऐसी चीजें होती हैं। नेक्स्ट है द ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट्स बिकम्स मोर एसिडिक, कि जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाओगे वहां पे जो भी उन्होंने ऑक्साइड्स बनाए हैं उनका नेचर कैसा होना शुरू हो जाएगा, एसिडिक। सो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। अब क्यों है, देखो जब एक मेटल क्या बनाता है, ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो वो कैसा नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर। और पता नहीं मैंने ये क्वेश्चन कितनी बार करवाया अपनी क्लासेस में, और मैं तब भी कहती थी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेटल की बात कर रही हूँ और सोडियम है आपके पास, और अगर ये आपके पास सोडियम ऑक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है, तो हमें पता है ये चीजें क्या होती हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं। एंड वी ऑल नो दैट बेसिसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। और अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में क्या होते हैं, जो भी आपके ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं वो किस नेचर के होते हैं, एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल कार्बन जब ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। दैट मीन्स कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि जब आप धातुओं से धातुओं की तरफ जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो दैट मीन्स कि ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है, हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट था, एक सेकेंड मैं जरा इसको रब कर दूं। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट थी द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। मतलब वो कह रहा है कि जब भी हम बाएं से दाएं जाते हैं तो जो साइज है वो क्या होता है, कम होता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, देखो जब भी हम जाते हैं टॉप टू बॉटम तो वहां पे क्या होता है, शेल्स आपकी इंक्रीज करती है। मतलब अगर न्यूक्लियस है तो यहाँ पे शेल्स क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी, और जैसे इंक्रीज करती जाएंगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा। तो मतलब यहाँ पे, यहाँ से देखो पहले इतना था, फिर अगले में इतना आ गया, फिर इतना, फिर इतना, तो साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। बट जैसे ही आप बाएं से दाएं जाते हो तो यहाँ पे क्या है, आपकी शेल रिमेन्स द सेम। शेल जो है वो यहाँ पे क्या रहती है, सेम रहती है, क्लियर। और उसी में आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। मतलब अगर दो शेल है तो इसी में जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन की एडिशन देखने को मिलेगी। सो इस तरीके से यहाँ पे साइज क्या होगा, आपका कम होता हुआ देखने को मिलेगा। सो दैट मीन्स कि ऑप्शन बी भी यहाँ पे क्या है, एक सही स्टेटमेंट है कि जब आप बाएं से दाएं जाते हो तो आपका जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, कम होता है, क्लियर। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं एटम विल इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, तो वो कह रहा है कि क्या बाएं से दाएं जाते टाइम इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, और क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या है, सही आंसर है। अब ये कैसे तो सबसे पहले एक चीज याद रखो, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं इसे। मतलब
the energy required to remove the last loosely bounded electron from the shell, that is known as the ionization energy. That means कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को आपको लास्ट शेल से निकालना है तो उसके लिए जिस एनर्जी का यूज किया जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज आयनिक ऊर्जा उसे कहा जाता है। सो अब देखो, खुद देखो आप कि जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे तो शेल्स क्या हो रही थी, वहां पे इंक्रीज हो रही थी, तो मतलब न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या हो रही थी, वहां पे कम हो रही थी। तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजिली निकल जाएगा, क्योंकि जहां पे अट्रैक्शन फोर्सेस ही कम है तो वहां से चीजों को निकालना इजी होता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हमारी कम होगी। और जब आप बाएं से दाएं जाओगे तो वहां पे सेम शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो कितनी ज्यादा वहां पे अट्रैक्शन होगी। मतलब अगर सेकंड में ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो न्यूक्लियस की हर अट्रैक्शन जो है वो हर इलेक्ट्रॉन के साथ देखने को मिलेगी। तो जहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है ना, वहां से चीजों को निकालना टफ होता है। इसीलिए जब आप बाएं से दाएं जाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है कि वो इजीली रिमूव नहीं होते हैं, बल्कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सो आई होप दैट दिस विल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और वो क्या है, यहाँ पे एक गलत स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो दिस इज द ऑल ट्रेंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से चीजें हैं, जैसे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की जो एनर्जी होती है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये भी बाएं से दाएं की तरफ क्या होती है, इंक्रीज होती है। और मेटालिक कैरेक्टर क्या है, वो भी लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। बेसिसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एसिडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर कंपाउंड। देखो वैसे तो फॉर्मूला सेम होता है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का, बट यू ऑल नो दैट बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर आर द टू डिफरेंट कंपाउंड्स। बट अभी हम जर्नल चलेंगे जो हमें पता है उसी के बेसिस के ऊपर कि बेकिंग सोडा का या बेकिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसे क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे सही आंसर आपके पास क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। क्लियर है ये बात। बट कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन कि जो बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर हैं वो सेम नहीं होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सोडा आर द अदर नेम्स ऑफ द बेकिंग सोडा। और जो बेकिंग पाउडर है वो कैसे बनता है, जब आप बेकिंग सोडा में प्लस करोगे क्रीम ऑफ द टार्टर एंड द कॉर्न स्टार्च, तब बेकिंग पाउडर कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर द बेकिंग सोडा बाय ट्रिपलिंग द अमाउंट ऑफ द बेकिंग पाउडर। तो ऐसा है कि मिक्स करके जो है वो यहाँ पे चीजें बनाई जाती है। तो जहां पे प्रोपोर्शन ज्यादा हो जाता है बेकिंग सोडा का तो उसे हम क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर। बट द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सेम, वो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ऑक्सीजन ही रहेंगे। सो इस बेसिस के ऊपर यहाँ पे सही आंसर क्या है आपके पास, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इजी करवाया गया क्वेश्चन है। हार्डली कोई एक ही क्वेश्चन होगा जो नहीं होगा, अदरवाइज यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे द्वारा करवाए गए हैं या फिर मैंने उनको किसी टेस्ट सीरीज में डाला है, क्योंकि आगे एक न्यूमेरिकल था वो सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो मैंने टेस्ट सीरीज में डाला हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज द एसिड प्रेजेंट इन द विटामिन सी एंड वी ऑल नो दैट कि विटामिन सी जो है वो हमें खट्टे फ्रूट्स में देखने को मिलता है, जिसका साइंटिफिक नेम हमारे पास क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सो उसके हिसाब से यहाँ पे आपके पास सही आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और अगर मैं ग्लाइकोलिक एसिड की बात करूं सो दैट इज अप्लाई ऑन द फेस क्लींजिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है वो सार फ्रूट्स में ही प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे जो है वो विटामिन सी से रिलेटेड पूछा गया था तो आंसर क्या आएगा, एस्कॉर्बिक एसिड आएगा। और एसिटिक एसिड हमें पता ही है क्या होता है, CH3COH, दैट इज नोन एज द इथेनोइक एसिड। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन कर लिया हुआ है, एंड दैट इज प्रेजेंट इन विनेगर। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या था, दैट इज ऑप्शन डी। सो हियर इज द, देख सकते हैं विटामिन सी जो है स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, ग्रेप्स, इन सभी चीजों में जो है वो आपको विटामिन सी जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर। एंड हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर। चलिए
ग्लाइकोलिक एसिड की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैसा होता है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दैट मींस हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज नोन एज द हाइग्रोस्कोपिक एंड इट इज यूज्ड इन वेरियस स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है एंड इट इज वाइड स्प्रेड इन नेचर, नेचर से भी हम इसको डायरेक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं एंड इट इज अ सॉल्ट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपका ग्लाइकोलेट है वो क्या, मतलब जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो किसका सॉल्ट है, एस्टर ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड का, मतलब कि एस्टर जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सो क्लियर है ये बात, ये चीजें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए थी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर आपका क्या था कि विटामिन सी को क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो कहा जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द एलिमेंट ऑफ आइसोटोप्स हैज। तो सबसे पहले आइसोटोप्स जिसे हिंदी में कहा जाता है समस्थानिक, जहां पे आपका सेम क्या होता है, सेम जो है एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है, दैट मींस कि परमाणु संख्या आपकी सेम होती है, द्रव्यमान संख्या आपकी भिन्न भिन्न होती है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट यहाँ पे क्या होते हैं, मास नंबर आपके पास देखने को मिलता है। सेम ही एलिमेंट्स के ये कंपाउंड होते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि इनकी सेम ही फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो नहीं होती हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं तो नहीं होती हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब वो किस तरीके से होता है, अब जैसे देख लो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, दैट इज 1H1, 1H2 एंड 1H3। सभी को पता है ना कि जो भी हमारे पास, जैसे ये 1H1 लिखा है तो इसे क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, और जो ये चीज ऊपर लिखी गई है इसे क्या कहा जाता है, मास नंबर कहा जाता है। एटॉमिक नंबर हमें बताता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में, और जब हमें न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर देंगे, तो वहां से न्यूट्रॉन्स की संख्या हमारे पास देखने को मिल सकती है। सो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालूं, तो मैंने कहा था जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब यहाँ सभी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, 1 1 आ जाएंगे। और अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन्स की, तो मास नंबर माइनस क्या कर दो, एटॉमिक नंबर, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है, यहाँ पे अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जहाँ पे न्यूट्रॉन्स की संख्या 0 होती है, तो वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन के किस आइसोटोप में न्यूट्रॉन्स की संख्या 0 होती है, देन दैट इज द आंसर इज व्हाट, 1H1 को क्या कहा जाता है, प्रोटियम, जिससे क्या बनता है, नॉर्मल वाटर। 1H2 को क्या कहा जाता है, ड्यूटेरियम, और इसे क्या कहा जाता है, क्या फॉर्मूला बनाता है ये, D2O, जिसे भारी जल, हैवी वाटर कहा जाता है। हैवी वाटर कहाँ पे यूज होता है, एज अ मिक्सचर या एज अ लुब्रिकेंट इसको यूज किया जाता है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। और जो आपके पास लास्ट बचा 1H3, जिसे हम कहते हैं T2O, जिसे ट्राइटियम कहा जाता है, ठीक। ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसका यूज जो है वो इसमें हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए किया जाता है, जहां पे हम D2O प्लस D2O का मिक्सचर जो है वो यूज करते हैं, और हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और अगर एक क्वेश्चन की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा आइसोटोप्स पाए जाते हैं, दैट इज पोलोनियम। 27 आइसोटोप्स जो हैं वो इसके पास प्रेजेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आइसोटोप्स कहाँ पे डिफर होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या में यहाँ पे ये क्या होते हैं, डिफर होते हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही आंसर आपके पास एग्जिस्ट करेगा। एंड हियर इज सम एक्सप्लेनेशन कि आइसोटोप सेम ही एलिमेंट के होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या सेम और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होगी। आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, which metal is present in the galena ore।
बहुत बार क्वेश्चन करवाया है और ओर्स के ऊपर मुझे लगता है कि मैंने हर एलिमेंट की ओर करवाई है। और गैलीना के केस में मैं हर बार कहती थी दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और गैलीना क्या होता है हमारे पास, PbS लेड सल्फाइड को कहा जाता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा होगा, लेड जो है वो प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा। मरकरी क्या बनाता है, अमलगम बनाता है, बट इसकी ओर के बारे में पूछा गया है तो सिनेबार और कैलोमल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड देखने को मिलता था, कॉपर के केस में क्यूप्राइट या कॉपर पायराइट्स देखने को मिलते थे, और टिन के केस में कैस्टोनाइट जैसी चीजें जो है वो देखने को मिलती थी, दैट इज SnO2। कैस्टोनाइट जो है वो इसे कहा जाता है। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन सी कि गैलीना और में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, दैट इज लेड जो है वो वहां पे प्रेजेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज गैलीना, ओके। नेक्स्ट, which chemical compound does an ant inject into our body when it bites? कितनी बार क्वेश्चन किया है ना हमने ये वाला कि मतलब जब हमें चींटी काटती है या कुछ भी इंसेक्ट्स काटते हैं तो हमारी बॉडी में कौन सा एसिड रिलीज होता है। अब आपके पास ऑप्शंस थे यहाँ पे, HCHO क्या होता है हमारे पास, फॉर्माल्डिहाइड कहा जाता है इसे, ठीक है, फॉर्माल्डिहाइड। नेक्स्ट CH3CHO, दिस इज नॉन एज द एसिटाल्डिहाइड। और नेक्स्ट था CH3COH, दिस इज नॉन एज द एसिटिक एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड। और लास्ट था आपके पास HCOOH, जिसे आप क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड कहते हैं, या फिर इसे क्या कहा जाता है, मीथेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही कार्बन प्रेजेंट है, COOH है तो ओइक आएगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या बना, मीथेनोइक एसिड जो है वो इसे कहा जाएगा। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, एंड स्टिंग में जो है वो ये प्रेजेंट होता है। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a thermosetting plastic? तो इससे पहले स्टडी करते हैं कि एक देखो हमारे पास ना 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स होती हैं, एक हमारे पास होती है थर्मोप्लास्टिक और एक हमारे पास होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगर मैं थर्मोप्लास्टिक की बात करूं तो यहाँ पे ना हम इसकी शेप को बार बार हीट करने पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट थर्मोसेटिंग का मतलब क्या है कि अगर एक बार चीज सेट होगी, मतलब हीट करने पर अगर आपने इसको एक बार सेट कर दिया तो कर दिया, इसके बाद आप इसकी शेप को दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो, और अगर आपने फोर्स लगाई तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब कि टूट जाएगा। थर्मोसेटिंग की अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं ना, तो वो किसके हैं, थर्मोसेटिंग के एग्जांपल्स हैं कि अगर एक बार बन गए तो बन गए, अगर इनको मोल्ड करने का ट्राई करोगे तो ये क्या होंगे, टूट जाएंगे। और थर्मोप्लास्टिक में क्या होती है कि प्लास्टिक से बनी चीजें होती हैं, और यहाँ पे क्या होता है, हम इनको बार बार जो है मेल्ट करके नई नई शेप जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस थे, बेकेलाइट था, एंड बेकेलाइट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बिकॉज बेकेलाइट के आपके टेलीफोन्स बनते हैं या कुछ ऐसे टॉयज होते हैं या घड़ियां बनती हैं, सो बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। टेफ्लॉन जो है, टेफ्लॉन में क्या होता है, फ्लूरो होता है, फ्लोरो कंपाउंड होता है, दैट इज नॉन एज द टेट्राफ्लोरोइथाइलिन जो है उसे कहा जाता है। तो वहां पे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होती है, देन PTFE की फॉर्मेशन आपके पास देखने को मिलती है। सो टेफ्लॉन इज नॉट अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्योंकि टेफ्लॉन के क्या होते हैं, आपके यूटेंसिल्स बनते हैं, मेनली जो भी आपके नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स जिन्हें आप कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या होता है, अगर आप इन्हें प्रॉपर अमाउंट पे हीट करोगे ना तो हम इसकी शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मेलामाइन एंड यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन जो है ये भी क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। सो क्वेश्चन में नोट पूछा गया था तो उसके हिसाब से आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द केमिकल विच गिव्स फ्रूट्स इट्स फ्रेगनेंट स्मेल, मतलब जहां पे आपको फ्रूटी स्मेल आती है तो उसे क्या कहा जाता है, एस्टर है। ईथर, ईथर की तो बहुत ही डिस्गस्टिंग सी स्मेल होती है, बिल्कुल भी अच्छी स्मेल नहीं होती है। मिथेनॉल, अल्कोहलिक स्मेल तो सभी ने स्मेल करी होगी, दैट इज ऑल्सो द स्वीटेस्ट वन, बट मिथेनॉल की केस में इथेनॉल की फिर अच्छी होती है, मिथेनॉल की थोड़ी ऐसे ही होती है। एसिटिक एसिड की बात करें तो सोसो होती है। फ्रूटी स्मेल एस्टर्स में जो है वो हमें देखने को मिलती है, सो दैट इज वाई ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। क्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, कोई भी क्वेश्चन घुमा के नहीं था। सो दैट मीन्स कि एनसीईआरटीज तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, वहां से डेफिनेटली जो है वो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटीज, मैक्सिमम क्या, बेस तो एनसीईआरटीज ही होता है। सो एनसीईआरटीज जरूर पढ़ के जानी है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो चाहे। नेक्स्ट देखेंगे, देखो
ये है एस्टर्स एंड द अरोमा कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैंगो की या फिर पाइनएप्पल की, तो यहाँ पे क्या होता है, इथाइल ब्यूटेनॉइड देखने को मिलता है, उसकी भी फ्रूटी स्मेल होती है। एप्पल और स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, बेंजाइल एसीटेट होता है। इसी तरह से एप्पल, और अगर मैं हनी की यहाँ पे बात करूं, सॉरी एप्पल में तो ब्यूटाइल एसीटेट होता है, हनी में जो है वो स्वीट स्मेल जो आती है वो मिथाइल फिनाइल एसीटेट की वजह से आती है। और यहाँ पे जैसे चेरीज हैं, ऑरेंज में सिट्रस स्मेल आती है, ग्रेप्स में फ्रूटी स्मेल जो आती है वो मिथाइल एंथ्रा एनिलेट की वजह से जो है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पे सारी के सारी क्या है, एस्टर्स प्रेजेंट हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे चीजें जो है वो आपके पास देखने को मिलेंगी। क्लियर? नेक्स्ट, कंप्लीट द रिएक्शन एंड देखो यहाँ पे क्या है, आयरन की रिएक्शन करवाई जा रही है किसके साथ, जिंक सल्फेट के साथ। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंपल सी बात है, ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी में चैप्टर 1 है ये। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज फेरस सल्फेट प्लस जिंक जो है वो वहां से निकल जाएगा। सो इसे जो है वो मैं रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकती हूँ, आगे एक्सप्लेन करूंगी इस चीज को। ठीक है, सो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। अगर एक और एग्जांपल की बात करूं तो जैसे देखो ये आयरन है ना, और ये कॉपर सल्फेट है। अब देखना जो हमारे पास सीरीज होती है उसमें आयरन यहाँ पे है और कॉपर कहाँ पे है, नीचे है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली चीजें हैं वो क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, कॉपर को, और खुद क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर की फॉर्मेशन हो जाएगी वहां पे। और इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या था, आयरन और जिंक प्रेजेंट था। तो यहाँ पे जिंक क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, और आपके पास किस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, आयरन सल्फेट प्लस जिंक की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। सो यू कैन से दैट कि जब भी आप जिंक को ऐड करते हो किसमें, आयरन सल्फेट वाले सॉल्यूशन में, देन द कलर ऑफ सल्फेट सॉल्यूशन बिकम्स चेंज एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन आयरन, सो इट डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम द सॉल्यूशन। और हमारे पास क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, कौन से कलर के, ग्रे कलर ऑफ आयरन, एंड सॉल्यूशन बिकम कलरलेस एंड फॉर्म द जिंक सल्फेट। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें होती हैं। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या था, पीछे क्या रिएक्शन थी हमारे पास, दैट इज आयरन प्लस जिंक सल्फेट था, और ये हमारे पास क्या बना रहा था, जिंक आपका ऐसे रह गया, और आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिली। तो आयरन जो है वो पहले किस में प्रेजेंट था, -2 में प्रेजेंट था। यहाँ पे इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, 0। यहाँ पे आयरन क्या था, 0 में प्रेजेंट था, और यहाँ पे आके इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी। अब मैंने शायद, अगर आप लोगों ने मेरी सुबह की क्लास देखी होगी तो वहां पे मैंने ऑक्सीडाइज जो रिड्यूस्ड के बारे में बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आयरन क्या है, आयरन की हो रही है 0 से +2, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। और अगर इंक्रीज हो रही है तो मतलब क्या हो रहा है, चीजें ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रही है। और यहाँ पे -2 था, फिर क्या हुआ, 0, 0 से -2 मतलब कम हुई है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मतलब कि ये चीजें क्या हो रही हैं, रिड्यूस्ड हो रही हैं। अब क्या हुआ, आयरन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, किसके लिए, किसने उसको फोर्स किया ऑक्सीडाइज होने के लिए, जिंक ने किया। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका आयरन है वो कैसे एक्ट करेगा, उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जो है वो एक्ट करेगा। और जो आपका जिंक क्या हुआ था, रिड्यूस्ड हुआ था, वो रिड्यूस्ड क्यों हुआ है, क्योंकि किसको जरूरत थी, आयरन को जरूरत थी। तो इस वजह से यहाँ पे चीजें उल्टी एग्जिस्ट करेंगी, मतलब यहाँ पे जो आपका जिंक है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो यहाँ पे ये चीजें देखने को मिलेंगी। सो दिस इज द लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट दीज थिंग्स। सो वो कहता है, एज वी सी द अबव रिएक्शन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इज 0 to +2 आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? और इसी तरीके से इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर डिस्क्राइब्स द रिएक्शन गेट्स एन ऑक्सीडेशन, एंड फ्रॉम द अबव रिएक्शन जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, आयरन जो है वो वहां पे रिड्यूस्ड हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन जो है वो उल्टी है। अगर मैं इस रिएक्शन को इस तरीके से लिख दूंगी तो इस हिसाब से आएगा, अदरवाइज अभी आप इस तरीके से चलो।
क्लियर है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इतना देखना होता है कि जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है वहां पे चीजें होंगी ऑक्सीडेशन में, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है वहां पे रिडक्शन आएगा। उल्टा क्या होगा उसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि जहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है ना, इन शॉर्ट जहां पे चीजें इलेक्ट्रोपॉजिटिव बड़ी ज्यादा होती हैं, जैसे हमें पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दैट मीन्स कि जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। क्लियर। और ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो किस साइड को इंक्रीज करेगी, अलोंग द पीरियड। होगी ना सारी की सारी चीजें क्लियर, बस इतना सा कंसेप्ट है। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट मेल्ट्स एट लिटिल अबव रूम टेम्परेचर, कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसका रूम टेम्परेचर तो 303 है बट जब वो मेल्ट होता है तो थोड़ा सा अपने टेम्परेचर से, रूम टेम्परेचर से जो है वो ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कैल्शियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, तो गैलियम है। सभी को इनका आंसर पता है कि दो ही ऐसे हैं, एक हमारे पास सीजियम है और एक हमारे पास गैलियम है। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन डी में ये सही आंसर होगा गैलियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गैलियम का सिंबल क्या होता है, Ga, और एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 31 होता है, ग्रेइश मेटल होता है और ये मेल्ट करता है 303 केल्विन पे। तो देख लो थोड़ा सा ज्यादा है, 0.3, ठीक। और गैलियम ऐसा है दैट कैन बी मेल्टेड बाय द बॉडी टेम्परेचर एज इन अ ग्लव्ड हैंड में भी ये मेल्ट कर जाता है। एंड इन दिस गिवन मेटल द टू मेटल्स विच मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर वो कौन से हैं, गैलियम और सीजियम जो है वो बहुत जल्दी आपको मेल्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। सो इस तरीके से यहाँ पे सही आंसर आपके पास क्या है, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पोटेशियम को तो वैसे भी हाथ नहीं लगा सकते, वो तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर है। लिथियम भी थोड़ा सा रिएक्टिव, उसे तो पैराफिन वैक्स में रखा जाता है और कैल्शियम भी ऐसी चीजों में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। So here are some elements that is specially colored with red color. So these are the metals that have the low melting point. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी रेड कलर में आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास प्रेजेंट होंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड। और मैंने ये क्वेश्चन यूट्यूब क्लासेस में करवाया हुआ है कि जो भी सेल्फ लिंकिंग है किसकी, कार्बन की, मतलब कार्बन की कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। इसी बेसिस के ऊपर पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाई करती है। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन ए। पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन ही एक ऐसा कंपाउंड है जो सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो करता है। उसके बाद हमारा हाइड्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आ जाता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर सल्फर आता है। तो इस तरीके से चीजें देखने को मिलती हैं। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन ए, कि जब आपस में ही कार्बन कार्बन मिले हुए हैं, एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा, चाहे आप इसे ब्रांचिंग में कर दो, चाहे आप इसे रिंग फॉर्मेशन में कर दो, तो इसे क्या कहा जाता है, कैटिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका पॉलीमराइजेशन। तो जब आप छोटे छोटे मोनोमर यूनिट्स को हीट करके एक लंबी चेन की फॉर्मेशन करते हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे थे पिछले क्वेश्चन में, टेफ्लॉन के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो टेफ्लॉन क्या होता है हमारे पास, ऐसे होता है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ठीक। तो जब ये क्या है, मोनोमर है किसका, पीटीएफई का। तो जब आपने इसकी क्या करी, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करी, तो हमारे पास चीजें किस तरीके से एग्जिस्ट हुई, इस तरीके से कंपाउंड बन गया मेरे पास। तो मैं इसे क्या कहूंगी अब, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, PTFE। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे मोनोमर यूनिट्स को हम रिएक्ट करवाते हैं और हमारे पास एक बड़ी चेन वाला क्या बनता है, कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। क्रैकिंग का मतलब क्या है, जब बड़े मॉलिक्यूल्स को हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, दैट इज नॉन एज द क्रैकिंग। और न्यूट्रलाइजेशन का मतलब सभी को पता है, एसिड प्लस बेस है तो वहां पे सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है, तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो देखने को मिलती है। सो दिस इज द कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, स्ट्रेट चेन है, ब्रांच्ड है, रिंग है, सो दैट इज नॉन एज द कैटिनेशन। और इसी तरीके से क्रैकिंग क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज किया जाता है। जब आप बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ देते हो छोटे छोटे लाइटर मॉलिक्यूल्स में बाय द मीन्स ऑफ हीट एंड यूजुअली प्रेशर एंड समटाइम्स कैटलिस्ट भी यहाँ पे
प्रेजेंट होते हैं. सो क्रैकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द गैसोलीन एंड द डीजल फ्यूल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. यहां से भी एक नया क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि कहां पे इसका यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गैसोलीन एंड द डीजल फ्यूल. यहां पे आप देख सकते हो कि जैसे हमारे पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन है, दिस इज व्हाट हेप्टेन, 7 कार्बन होंगी, 16 हाइड्रोजन होंगी. तो जब आप इन्हें 2 मॉलिक्यूल्स दैट इज पेंटेन और इथीन में ब्रेक डाउन कर दोगे तो इसे कहा जाता है कैटालिटिक रिफाइनिंग. क्लियर. हीट की प्रेजेंस में, प्रेशर की प्रेजेंस में और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है वो देखने को मिलती है. नेक्स्ट है आपके पास, दिस इज द पॉलीमराइजेशन. जब भी आप छोटे छोटे मोनोमर्स यूनिट्स लेंगे उनकी आगे क्या होगी, मतलब अनसैचुरेशन से आप किस में जा रहे हो, सैचुरेशन में. अनसैचुरेशन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड से कहां आ रहे हो, सिंगल बॉन्ड्स में आ रहे हो, लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन हो रही है, एंड दैट इज नॉन एज द पॉलीमराइजेशन. क्लियर. दिस इज न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर. क्लियर. ग्रीन कलर का सॉल्यूशन न्यूट्रल, pH is equals to 7. Now what is the atomicity of the phosphorus, and this question is very simple. phosphorus के बारे में पूछा गया है यहाँ पे. तो phosphorus का कितना एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास, हम सभी को पता है. यस 15 होता है ना इसका, लेकिन इसकी जो हमारे पास एटॉमिसिटी आती है ये 4 में एग्जिस्ट करता है. सो P4 आपने देखा भी होगा इस तरीके से. सो यहाँ पे सही आंसर क्या है, दैट इज 4. क्लियर. जैसे नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन में भी डबल वहां पे सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट एटॉमिसिटी अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूंगी तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर था, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन. आज ही अगर किसी ने सुबह वाली क्लास लगाई होगी तो वहां पे भी मैंने ये चीज समझाई थी. फ्लोरीन है क्या, वो उसका होता है 9. तो यहाँ पे चीजें कैसे एग्जिस्ट करती हैं, 7. अब देखो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे. अब इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है. तो मतलब कितनी खाली जगह है यहाँ पे, एक ही खाली जगह, एक ही वैकेंसी है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये स्टेबल हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉन एज व्हाट, वैलेंसी. तो यहाँ पे कितनी वैलेंसी होगी हमारे पास, ऑप्शन सी, दैट इज 1. बट अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आंसर कितना आता, 7 आता. बट अगर सिर्फ वैलेंसी पूछी गई है, मतलब कितनी जगह खाली है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है उसे स्टेबल होने के लिए, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 1. वैलेंसी है, दैट इज ऑप्शन सी. इसीलिए जो भी हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, हैलोजेंस, क्योंकि ये बहुत अच्छे सॉल्ट फॉर्मिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं और इन सभी को क्या होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द कंपाउंड. अच्छा ये स्ट्रक्चर है, कार्बन है, CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, नेक्स्ट है CH डबल बॉन्ड CH2. फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा दी जाती है जहां पे मल्टीप्लिसिटी होती है, 1 2 3. क्लियर. तो यहाँ पे चीजें किस तरीके से हो जाएंगे, अच्छा 4 भी आ गया ना. तो यहाँ पे देखो 3 पोजीशन पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पहले आता है, मल्टीप्लिसिटी का नाम जो है वो बाद में आता है. तो यहाँ पे बन जाएगा 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हेयर. इजी था यार, ये भी कुछ भी टफ नहीं था इसमें. सो हेयर इज द राइट आंसर. स्ट्रक्चर ऐसा ही है सेम. नंबरिंग करी हमने इस तरीके से, 4 कार्बन आ गई, 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं. सो दैट इज वाई 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट, 1 पे क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है. सो दैट इज वाई ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही आंसर है. ठीक. नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन हैज 320 ग्राम वाटर एंड 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व्ड इन इट, देन द मास परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. देखो जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट होता है ना, तो सबसे पहले लिख लो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा हमारे पास. सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, NaCl है, मतलब कितना हो गया ये हमारे पास 40 ग्राम्स हो गया. ठीक. नेक्स्ट आपके पास आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, किसका दिया हुआ है, वाटर का. कितना दिया गया है, 320 ग्राम. ठीक है. तो टोटल मास निकाल लो पहले. टोटल मास कितना हो जाएगा, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. इजी थी ये भी चीजें. ठीक.
तो सॉल्यूट जो है वो हमारे पास कितना था, 40 ग्राम था। सॉल्वेंट हमारे पास कितना था, 320 ग्राम था। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो हमारे पास कितना बन जाएगा, 360। अब मास परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब जिसका भी पूछा गया है, मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, क्लियर, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पे पूछा गया था किसका, सोडियम क्लोराइड का, तो कितना था उसका दिया हुआ हमें 40 था, टोटल कितना आया है 360 आया है, इनटू कर दो 100, 0 से 0 9 कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 11.1%। दैट इज ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। सो आई होप दैट दीज थिंग्स आर क्लैरिफाई टू ऑल ऑफ यू। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। when sulfur dioxide is dissolved with water then acid that is formed। तो देखो यहाँ पे है सल्फ्यूरिक है, सल्फ्यूरस है, पायरोसल्फ्यूरिक है या फिर कैरोज है। तो देखो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन तो हो गए डायरेक्ट कैंसल। अब हमें थी दिक्कत यहाँ पे या यहाँ पे। सो दिस इज अ वेरी इजी रिएक्शन एंड ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो SO2 प्लस वाटर जब भी मिलेंगे तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये कैसा है, वीक डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक क्यों बोला, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं जिन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज व्हाट वीक डाइबेसिक एसिड है। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, इट इज द इंटरमीडिएट स्पीशीज इन द फॉर्मेशन ऑफ द एसिड रेन फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड। और शायद यही रिएक्शन जो है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी एसिड रेन के ऊपर, वहां पे मैंने ये चीज करवाई हुई है, क्लियर। और बहुत अच्छे एनिमेशन इफेक्ट लगा के वहां पे चीजें समझाई गई हैं। सो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैसे काम कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर द mild bleaches. So that is why the right answer is what, that is option C। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं कैरो एसिड की, तो शायद जिन्होंने मैंने किसी में तो ये करवाई हुई है चीज कि कैरो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO5 होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन +6 जो है वो इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड आई होप कि आप सभी को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आती है। दैट इज +2 + x -10 कितना जाएगा ये, तो उस अच्छा 5 2 से 10 हो गया ना, हाँ। तो उस तरीके से हमारे पास +6 जो है वो यहाँ पे आपके पास देखने को मिलेगा, क्लियर। सो दिस इज कैरोज एसिड, दैट इज H2SO5। नेक्स्ट चलते हैं, पायरोफॉस्फोरस था ना वहां पे आपके पास। सो दीज आर द स्ट्रक्चर फॉर द ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फॉस्फोरस। तो यहाँ पे आप सारे स्ट्रक्चर्स को एक बार आसानी से देख सकते हो। अब नेक्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ द वाटर। तो ये शायद मैंने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डाला हुआ था, मुझे अच्छे से याद नहीं है अब। दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे हमारे पास, 8 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 10। कि 1 मोल वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, दैट इज 2 + 8 विच इज इक्वल्स टू 10। मतलब 2 इसके आगे, ठीक है, और 8 जो है वो इसका होता है। तो 2 + 8 कितना हो गया, टोटल 10 है। नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो किससे, एवोगैड्रोस नंबर से। और क्वेश्चन के मुताबिक क्या पूछा गया है कि 10 ग्राम में कितने होंगे, तो 10 × 10 × 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल मास कितना होता है, दैट इज व्हाट 18। सो उस तरीके से जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो 23 था, 24, 25, दैट मीन्स बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हमें पता है कि जब भी हमें क्या निकालने, इलेक्ट्रॉन्स निकालने, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स वाला सिस्टम कर लो आप कि टोटल कितने हो गए हैं हमारे पास, 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो से। अब उसने 10 ग्राम में पूछे हुए थे तो 10 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। सॉल्व करो, डायरेक्ट आंसर आपके पास होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following has the ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन इट। अगर मैं CH3 CHO की बात करूं तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है,
इसे एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट इथेनॉल है, नेक्स्ट आपका क्या है उसके ऊपर एसिटिक एसिड है, और लास्ट वाला आपके पास क्या है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि नाइट्रोजन है तो 3 बॉन्ड्स तो होंगे ही, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सही आंसर आपके पास क्या है, दैट इज ऑप्शन C, CH3CN के पास क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल साइनाइड, दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। नेक्स्ट आप देख सकते हो दिस इज व्हाट, CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड का है ये, दैट इज इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट इथेनॉल अल्कोहल जिसे कहा जाता है, एंड देन इज CH3CHO जिसे क्या कहा जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। इजी क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट इज कंप्लीट द रिएक्शन बाय सिलेक्टिंग द राइट ऑप्शन। तो यहां पे क्या किया जा रहा है, अल्कोहल को रिएक्ट करवाया जा रहा है H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन होती है, हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, तो इथीन की फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास देखने को मिलेगी। सो हेयर इज द राइट आंसर, दैट इज इथेनॉल को जब भी आप 443 केल्विन के ऊपर हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, रिडक्शन होती है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन आ रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और वाटर जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट आपका रिलीज होता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। नाउ द नेक्स्ट इज द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो अगर मैं हाइड्रोफिलिक, देखो एक हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जिससे पानी से डर लगता है, मतलब वाटर हीटिंग, वो पानी से बाहर की तरफ होता है। और हाइड्रोफिलिक क्या होता है हमारे पास, दैट इज वाटर लविंग, मतलब ये वाला पार्ट जो डिटर्जेंट का होगा वो क्या होगा, पानी में अच्छे से डिसॉल्व हुआ होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें पता है कि जो भी हमारे पास डिटर्जेंट्स होते हैं उसमें सोडियम और पोटेशियम के जो है वो कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। सो दैट इज वाई हेयर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। सो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, देखो दिस इज अ सोडियम स्टीरेट है, जैसे एज अ सोप ये एग्जिस्ट कर रहा है, या एज अ डिटर्जेंट भी आप रख लो। सो जो आपका हाइड्रोफोबिक है वो क्या होती है, आपकी टेल वाला पार्ट होता है, जो हाइड्रोफिलिक है वो क्या होता है, हेड वाला पार्ट होता है। तो जहां पे मेन आइंस प्रेजेंट होंगे, जैसे कि सोडियम एसिटेट वाला पॉइंट जो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, पानी में डूबा हुआ होगा, दैट इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट। सो इस तरीके से यहाँ पे सही आंसर आपके पास क्या है, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, बोहर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल टू। सो देखो जब आपके पास बहुत सारे जो मॉडल्स आए थे, जैसे कि सबसे पहले थॉमसन का आया, फिर रदरफोर्ड ने दिया, रदरफोर्ड ने किसी हद तक जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल को एक्सप्लेन भी कर दिया था, बट वो उसकी स्टेशनरी और उसकी स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। लेकिन वही चीजें आगे बोहर ने एक्सप्लेन कर दी थी। उसने बोला था कि हमारे पास क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो इन्होंने एक ऑर्बिट्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन के एलिप्टिकल पाथ के बारे में इन्होंने बताया था। उसके बाद उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते हैं, वो प्रॉपर्ली जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। और अगर हमें हाई टू लो जाना है तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और लो टू हाई जाना है तो वहां पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। सो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 के बारे में, मतलब एनर्जी से रिलेटेड बोहर ने बताया था। नेक्स्ट इन्होंने एंगुलर मोमेंटम दैट इज MVR इज इक्वल्स टू NH/2π के बारे में इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जो हमें बताता था एंगुलर मोमेंटम के बारे में। और बोहर्स थ्योरी जो है वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के पास, लाइटर एलिमेंट्स के लिए जो है वो ज्यादा एग्जिस्ट करती थी, स्पेशली उनके लिए जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते थे। सो हेयर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज हाइड्रोजन एटम के लिए इसने चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, सही है। सो बोहर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीशीज हाइड्रोजन, हीलियम पॉजिटिव, lithium 2 positive and all have the single electron whereas H positive does not have any electron। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, all of the above, कि इन सभी के पास क्या है, एक एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो उसको जो है वो बोहर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए थे, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। इसे प्लीज करेक्ट कर लेना, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे सही आंसर होगा। सो इस तरीके से ही उन्होंने बताया था। हाइड्रोजन Z is equals to 1, negatively charged electrons orbit the positively charged nucleon in circular orbit forming the electron shells.
इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेडिएट नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अराउंड जो है वो घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को गेन करते हैं फ्रॉम मूव टू दी हाई ऑर्बिटर और लूज करते हैं जब वो वापस से क्या होते हैं, एमिट होते हैं। डेल्टा E इज इक्वल्स टू एच म्यू के बारे में इन्होंने बताया था। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द एचपी टेट एग्जाम में जो भी आपके पिछले कल मेडिकल सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, मेडिकल सेक्शन में केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको हमने यहाँ पे डिटेल में स्टडी कर लिया है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर होगी कि कैसे जो है वो कौन सा आंसर आया है। सो दिस इज द लास्ट। नाउ एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कि एचपी टीजीटी का एग्जाम भी बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाला है और इसके लिए सिविल स्टाफ द्वारा जो है वो अब ऑफलाइन व लाइव क्लासेस स्टार्ट करी जाएंगी 10 जुलाई 2023 से। तो इसमें एनरोल होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लिंक दिया गया है वहां पे अपनी जानकारी पूरी ले सकते हैं या फिर आप दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर दिस सेशन एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।